अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से एक इदारा है जो कि इलेक्शन वॉच डॉग माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं फैफिन की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। उसकी एक हालिया रिपोर्ट और कल उसकी ये रिपोर्ट आई जिस में उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इब्तिदाई हल्का बंदियाँ जो हैं वो गैर मुनसिफाना उसको करार दिया गया है। और फैफिन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि 20% इंतखाबी हल्के ऐसे हैं जिसमें आबादी में कमी और बेशी की जो कानूनी हद है 10% की, 10% प्लस माइनस की, वो उससे कहीं ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है। और कहीं कहीं पर हमने देखा कि ये जो डिफरेंस है वो 3-3 गुना का है मुख्तलिफ हल्कों में आबादी के तनासब के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को किस तरह से देख रही है और आगे पूरा जो पॉलिटिकल इस वक्त सिनेरियो है पाकिस्तान में किस तरीके से देखा जा रहा है पाकिस्तान की नज़र से, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब। बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फैफिन की इस रिपोर्ट को जिसमें गैर मुनसिफाना करार दिया है इब्तिदाई हल्का बंदियों को, आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? ये जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस होगा वो अगर यहाँ से शुरू करें तो किस तरह से देखते हैं आप उनकी ऑब्जर्वेशन को? जब इलेक्शन कमीशन का की तरफ से ये बात आई कि सेंसस के बाद अपना हाउस क्या कहते हैं डिलिमिटेशन होगी, और उस रेफरेंस से पहला जो अटैक हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 7 सीटें जो पंजाब की कम हो रही थी वो सेंसस में से निकाल के पंजाब को वापस कर दी गई, और बलूचिस्तान की 5 सीटें, एक सिंध की, एक और 5 की वापस की गई, और जो जहां सीटें थी उसी को के अंदर डिलिमिटेशन करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कमीशन का अपना एक रोल होता है और उसको रोल मॉडल बनना पड़ता है कि वो अदारों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दे कि आपकी इंटरफेरेंस नहीं है। शुरुआत में ही ऐसा एग्जाम लिया जाता है, मगर शुरुआत में इलेक्शन कमीशन ने कंप्रोमाइज करने शुरू कर दी और डिलिमिटेशन में ये देखा आपने कि पंजाब से 7 सीटें बचा के वापस कर दी। अब मैं आपको बताऊं कि जैकमाबाद में, सांगड़ में, जहाँ पे सीटों का डिफरेंस आया है, तो मुझे समझ में नहीं आती कि कश्मीर, जैकमाबाद, शिकापुर की 4 सीटें की गई है। अगर पहले की तरह एक एक सीट अपने अपने इलाके में, जैसे कश्मीर की सीट है उनकी पूरी सीट है, जैसे जैकमाबाद की है उनकी पूरी सीट है, जैसे शिकापुर है उसको 2 सीटें हैं, उनकी 2 सीटें पहले था, ये क्या समझ में नहीं आता है कि इनटू ब्रैकेट करके 4 सीटें कर दी गई कि उनके अंदर ही हम कॉन्स्टिट्यूंसी को चेंज करेंगे। तो शाह साहब, आपकी क्या फिर अब हिकमत अमली होगी? इस पॉइंट को आप रेस किया जाएगा, इस मामले को रेस तो किया गया है, चैलेंज किया जाएगा कहीं, ये मैं जानना चाह रहा था। हाँ, चैलेंज किया गया है, और ऐसे ही सांगड़ है और कराची में भी काफी ऐसे इलाके हैं जो डिस्टर्ब किए गए हैं। तो अब तो जब इलेक्शन में वही सीटें रखी जा रही है, अगर 7 सीटें पंजाब से लेते तो नजर ये आता कि उसको एडजस्ट करने के लिए सीटें बनाई गई है, और अपना ये क्या कहते हैं। तो आपकी नजर में सर ये इतनी मेहरबानी जो है वो क्यों की जा रही है पंजाब के साथ? इतना सरफे नजर क्यों किया जा रहा है? हमने नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ने किया सेंसस के नाम पे कि सेंसस में बलूचिस्तान की सीटें कम, अपने पॉपुलेशन सेकंड सेंसस में बगैर सेंसस किए हुए उन लोगों ने 40 लाख वोट उनके कम कर दिए, और तकरीबन सिंध के भी, खैबर पख्तूनख्वा के भी, और पंजाब को इंटैक्ट रखा जो पॉपुलेशन बढ़ी, कोई फर्क नहीं पड़ा। डिलिमिटेशन में ये चेंज करना नहीं चाहिए इनको। मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप वही पुरानी
लिमिटेशन पे चले जिससे पहले बनाया गया था। ठीक है, मैं समझता हूँ कोई एतराज नहीं शाह है। साहब, अब मामला ये है कि मामलात जो है वो डील उसमें जाएंगे, लिटिगेशन में जाएंगे, तो अल्टीमेटली उनको रिजॉल्व करना होगा। फिर जो एक अभी तक टाइमलाइन नहीं दी है, सिर्फ जनवरी के 3rd वीक की बात की गई है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेट भी अनाउंस नहीं की। तो आप समझ रहे हैं कि मामलात फिर आगे चले जाएंगे, और आगे अगर गए तो कहां तक जाएंगे, क्योंकि में तो सेनेट इलेक्शन है और पूरा इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। 6 मार्च के बाद एक डार्क कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी चीज को डाल दें फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तहत चलना है तो आपका मार्च के से पहले सूबों की इलेक्शन करानी पड़ेगी, फेडरल गवर्नमेंट की इलेक्शन करानी पड़ेगी। उनका वोट है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि वो इलेक्टोरल रोल है, और उनके नहीं होगा तो सेनेट नहीं होगी। जब सेनेट भी नहीं होगी, नेशनल असेंबली भी नहीं होगी, तो मुल्क में एक ऐसा निज़ाम आ जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं होगा। इसलिए इनको अगर कोई इतना कुछ करना भी है, जो डेट नहीं दिया है, तो मैं समझता हूँ ये फरवरी के 2nd वीक, 3rd वीक में, 4th वीक में इलेक्शन कराएंगे। अल्लाह करे, मेरी उम्मीद है, मैं अल्लाह से कोई दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को खैर वाफियत में रख और उस मुल्क के निज़ाम को कायम दायम रख। यकीनन सर ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिविल और अस्करी क़यादत, निगरां हुकूमत, जिस तरीके से बात यह है कि इकॉनमी को बेहतर करना और उसकी मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो जो चीज़ें की जा रही हैं, जो क्रैकडाउन किया जा रहा है माफियाज के खिलाफ, चाहे वो डॉलर माफिया हो, चीनी माफिया हो, गंदम माफिया हो, सट्टेबाजी हो, ये सारे काम गवर्नेंस के हैं, और ये गवर्नेंस तो जो मुंतखब हुकूमतें उनको करना चाहिए थे। तो ये क्या सियासी जमातों की नाकामी है जो इस वक्त ये इतना बार लिया मौजूदा हुकूमत ने? देखे बड़ी इनकी मेहरबानियां है। हमारे वक्त में भी हो सकती थी, हम भी कोशिश करते थे। हाँ। अब बैठ के आप सोचे कि ये आज हो रहा है, क्यों हो रहा है, किससे हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, तो बैठ के आप सोचें। अगर ये हमारे जमाने में हो सकता था, हम कहते थे कि चीनी चोर भी है और डॉलर को छुपाया गया है, तो उनके पास तो खैर हमारे अस्करी क़यादत के पास तो बड़े रिसोर्सेज है, बड़े बड़े अच्छे इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनकी तरफ भी इनको पता पड़ता है। यही हेल्प हमारी करते तो शायद हम भी यही करते, मगर इससे मसला हल नहीं होगा। ये मसला फिर भी आपको पार्लियामेंट हल करके देगी, पार्लियामेंट फैसला करेगी, और पार्लियामेंट के फैसलों ने पाकिस्तान को आज तक चलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि इस मुल्क में जो कुछ आज है, जो कुछ है, मौजूद है या किया गया है, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया है। ये जितने भी अदारे बड़े बड़े आज मौजूद हैं, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किए हैं। जितने भी पोर्ट्स मौजूद है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किए हैं। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो बनाती है, वो फैसले करती है, वो शॉर्ट टर्म में। वैसे मैं आपको बता दूं, उस मुल्क में जो कुछ हुआ है वो आज अल्लाह करेगा नहीं होगा, खुदा करेगा नहीं होगा, ऐसी दुश्मन भी ऐसी बात नहीं सोच सकता। मगर ये बिल्कुल क्लियर बात है कि चाहे हुकूमत हमारी नहीं, सिविलियन की नहीं रही है, मार्शल लॉ रही है। और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं कि उन मार्शल लॉ ने अयूब खान ने क्या किया, ज़िया-उल हक ने क्या किया, और परवेज मुशर्रफ ने क्या किया। सवाल पूछ सकते हैं, उससे भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि सियासतदानों ने क्या किया। मगर आज आपको ये चीज़ बता दूं कि आज जिस पोजीशन में हम दहशतगर्दी में फंसे हुए हैं, वो दहशतगर्दी ज़िया-उल हक की मेहरबानियों की वजह से हो रही है। जब उसने 81 में डॉलर की चमक देख के अफगानिस्तान के आगे सब कुछ निछावर कर दिया और अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, और अमेरिका के कहने पर उसने पाकिस्तान हवाले कर दिया अफगान पीपल्स के लिए कि आओ आप बैठो। और फिर वो दहशतगर्दियों को तैयारी की। वो दहशतगर्द आज हमारे गले में है, वो किधर जाएंगे, आज वो हमारे गले में, उनको अपना काम करना है। तो
ये बड़ी तो ये मौजूदा मौजूदा तारीख की बात है सर, ये मौजूदा जो लहर है दहशतगर्दी की जो एकदम सर्च कर रही है, इसे आप किस तरह से में देख रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ये दहशत फारिग नहीं बैठ सकते, ये इसी मुल्क में ये हालात पैदा करते हैं। ये कई गुजरी जो है वो ज़िया-उल-हक की है और ज़िया-उल-हक ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। क्लेशन ऑफ कल्चर उसने दिया, हीरो कल्चर उसने दिया, दहशतगर्दी कल्चर उसने दिया। सारा जो कल्चर है पाकिस्तान का जो आज आप देख रहे हैं, ये एक उस जनरल का था, उसने एक बहुत बड़े ताकतवर सियासतदान को तख्तेदार पर चढ़ाया और वो लोगों के पास आके जो उसने हमारे सामने किया वो आपने सामने देखा कि कौम को कोड़े भी मारे गए और उनको जेलों में भी डाला गया अपने इक़्तिदार के खातिर और पाकिस्तान को कमजोर। जाहिर है सर, एक पूरी पाकिस्तान में तारीख रही है, ये यहाँ तक हम ऐसे ही नहीं पहुँचे। बात सारी है कि आप बात कर रहे हैं इस वक्त इंतखाबात की और इक़्तिदार की मुंतकली की, मुंतखब हुकूमतों, कोई भी हुकूमत आए, लेकिन इस वक्त ये जो नैब के मामलात शुरू हो गए और जो हमारी पॉलिटिकल एलीट के खिलाफ केसेस दोबारा खुलने शुरू हो गए, तो आप समझते हैं कि ये नैब और इलेक्शन साथ साथ चल सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा, जरूर याद होगा कि जब हम इलेक्शन में आए थे 2008 में जीत के, तो हमें कहा गया कि इस्लामाबाद में दहशतगर्द आ गए, इस्लामाबाद की पहाड़ी के खिलाफ भी आ गए और 3-4 दिन के अंदर टेक ओवर कर लेंगे इस्लामाबाद को। और हमने उस वक्त हुकूमत किए, बिल्कुल सख्त फैसले किए और सवाल से जो लोग बेघर होके आए उनको वापस सवाल में सेटल किया गया, दहशतगर्दी बिल्कुल जीरो पे ले गए। और नहीं भी आज आपकी बात सही है कि इसमें शकूक पड़ रहा है कि नेब और इलेक्शन क्यों इस वक्त इतने एक्टिव हो गए, नेब क्यों आगे इतने एक्टिव होके, किसको रोकना है इलेक्शन से, क्या वजह है कि ये आगे इनको नहीं आना चाहिए, इनको अपने उसी जगह पे रहना चाहिए। ये जो नए केसेस खुल गए, ये नई हुकूमत को टारगेट देते, नई हुकूमत को कहते कि अवाम की पुरजोर मुतालबा है। इलेक्शन के अंदर कोई सियासी जमातें कहती कि हम प्रोग्राम दे रहे हैं कि जब हम आएंगे, जैसे मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मैशियत बाद की बात है, पहले मैं इंतकाम लूंगा, तो ऐसे वो में अपना मैनिफेस्टो देता अपना। यानी नवाज शरीफ साहब जो उनका ज़ाहिर कहा जा रहा है कि एक भारी और सख्त बयानिए के साथ पाकिस्तान वापसी होगी, इलेक्शन की तैयारी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या मुस्लिम लीग नून इतना भारी पत्थर चूम सकती है? क्या इतना भारी बयानिया जो है उसका बोझ उठा सकती है? ये सवाल मैं रखूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद शाह साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो बात की जा रही है इतने भारी बयानिए की, क्या आप समझ रहे हैं कि इतनी स्पेस इस वक्त है नून लीग के पास? और ज़ाहिर है कि पिछले 16 महीने की परफॉर्मेंस अगर बात करें तो उसके ऊपर तो ना पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन में जा सकती है, ना नून लीग इलेक्शन में जा सकती है। तो एक भारी बयानिया चाहिए था, सख्त एक नैरेटिव चाहिए था मियाँ साहब को। मैं समझता हूँ ये सिर्फ बातों तक बात है। वो पाकिस्तान आएंगे, ठंडे हो जाएंगे, अल्लाह करे वो आए पाकिस्तान। हम उसको खुशामदीद भी कहते हैं और उस दिन भी खुशामदीद कहेंगे, अल्लाह करे आ जाए। मगर ये वैसे बयानियां बना दिया है कि मैं इतनी तकलीफ से गुजरा हूँ और मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बयानियां नहीं चलते। और नहीं नवाज शरीफ ने इतनी हिम्मत है, इतना कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, 0% भी नहीं कर सकता। फिर अपनी बात कहेगा कि मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ। अल्लाह के ऊपर हमेशा आप छोड़ते हैं, दुनिया सारी अल्लाह के कायनात जो चलती है अल्लाह के हुक्म से। तो ये बयानिया, इस वक्त जो बयानिया है वो है मैशियत। असल प्रॉब्लम जो है जो इस वक्त मुल्क को है वो मैशियत का है, रोजगार का है, बेरोजगारी का है, बहुत से मसाइल है, दहशतगर्दी का है। मसाइलों में उलझा हुआ मुल्क आ गया है। और क्यों आ गया है, कैसे आ गया है, क्या होगा? अब उसमें बैठ के हम इंतकाम लेंगे। हमने भुट्टो का इंतकाम जमहूरियत की सूरत में लिया, हमने बिजली का इंतकाम जमहूरियत की सूरत में लिया, हमने किसी को उल्टा नहीं टांगा,
हमने किसी को प्रेशराइज करके दबा के और ऐसी सियासत करे जिससे और नुकसान हो, हम पीपल्स पार्टी उस पर बिलीव नहीं करती। लेकिन सर बात ये कि आप ही के मैंने इंटरव्यू भी देखे और पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है, और समहाउ टू एन एक्सटेंड शायद आप ये समझ रहे हैं, ये तासुर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से या फिर इंतखाबात के हवाले से। तरह इसके ऊपर अपना इलेक्शन कमीशन या ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल उस पर कोई शक नहीं है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर और कैबिनेट के अंदर 7 मुस्लिम लीग के लोग बैठे हुए हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। हम लेवल प्लेइंग फील्ड इसको ही कहते हैं ना, कि एक जमात बैठी है, बाकी जमातें सारी बाहर है, वो अंदर बैठ के हर चीज़ को देखें, हर चीज़ को रिजॉल्व करें, डेवलपमेंट हो या मसले हो या ट्रांसफर्स हो या पोस्टिंग हो या वोटों का तरीक़ेकार हो या इलेक्शन कमीशन हो। नेचुरली जो वहाँ बैठे बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी के भी इंचार्ज मुस्लिम लीग नून है। शाह साहब ये बताइए कि सिंध की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उससे आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हालांकि यूनुस ढागा साहब का जो है वो पोर्टफोलियो भी चेंज कर दिया गया, कुछ अंदरूनी खबरें ये आई कि शायद जो फॉर्मर CM सिंध थे वो कंफर्टेबल नहीं थे या पीपल्स पार्टी जो है उसको खदशात थे। आई डोंट नो क्या चीज़ थी, ज़रा ये बताइएगा इसके ऊपर सर। देखिए, एक बंदे का पोर्टफोलियो चेंज करेंगे और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, वो बंदा भी वहाँ बैठा हो, ऐसे पोर्टफोलियो चेंज होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इसी मैंने 7 बंदों की लिस्ट आपको दे दी कि ये बंदे हुकूमत में बैठे हैं। पंजाब में आजकल सारे बंदे उनके हैं, मिनिस्टरों के भाई वजीरों के साथ प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, काम दिखाते हैं, खड़े टीवी पे आता है, आपने भी देखा होगा कि पंजाब में, हमारा यहाँ कोई नहीं देखा होगा कि मिनिस्टर के साथ खड़ा है और उसके साथ तो प्रोजेक्ट देख रहा है। तो वो है, और जो कुछ हो रहा है आज वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को या दूसरी जमातों को वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती जो आज मुस्लिम लीग नून को है। अगर इनका फायदा नहीं होगा, इनको मैं कह रहा हूँ कि कल आपके पास ये लफ्ज भी नहीं होगा कहने के लिए कि हमारे साथ धांधली हुई, और धांधली आपके साथ ठीक ठाक होगी। अच्छा सर, परवेज खटक साहब की KPK में एक पार्टी और फिर अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी अलग पार्टी पंजाब में। सिंध में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस जो है वो बनने की बातें हो रही हैं, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़ा कड़ा वक्त है, और स्पेशली सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से MK में क्या हमने 70 से बड़ा कड़ा वक्त नहीं देखा। हमने 97 से बड़ा कड़ा वक्त नहीं देखा। हमने 90 से बढ़कर बड़ा कड़ा वक्त नहीं देखा। हम 99 के बाद जो कुछ भी हुआ वो कड़ा वक्त हमने देखा, और हमने फिर 2007 में जो इलेक्शंस हुई उसमें जो कड़ा वक्त देखा। बावजूद शहादतों के हम इलेक्शन में गए और पाकिस्तान को सेव किया। हमने ये नहीं कहा कि इलेक्शन पोस्टपोन करो और 3 महीने और बढ़ाओ, हमने नहीं कहा इलेक्शन कराओ। 1 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया, खुद हुकूमत ने अपनी वजह से ये इजाजत मांगी और हमने कहा कि पाकिस्तान के लिए हम करने के लिए तैयार है, इलेक्शन कराओ, हमें एतराज नहीं। ये एक बातें हैं जो रिकॉर्ड पे है। तो इससे बड़ा जब कड़ा वक्त ज़ियाउल हक से, अयूब खान से, परवेज मुशर्रफ से हमने कड़े वक्त देखे, इन लोगों ने कड़े वक्त देखे थे। अब अगर थोड़ा सा कड़वा वक्त आ गया है तो वो परेशान है, हम परेशान नहीं है। हम फिर इस मामले में भी हम खुश हैं और कहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराओ। अच्छा ठीक, लास्ट मिनट, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगेन क्या नैरेटिव लेकर इस वक्त जाएगी इंतखाबात में, क्योंकि कहा यह जा रहा है नंबर 1 नैरेटिव है कि हमें पाकिस्तान को, लोगों को रोटी कपड़ा मकान देना है। और ये स्लोगन हमारा आज का नहीं है, ये स्लोगन 60s और 70s का है। और हम जब भी आए हैं
अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है। मुझे कोई चैलेंज करना चाहता है कि बिलाशक इस पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम में कोई एक आदमी सियासतदान चैलेंज कर दे कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 2008 से 13 तक जो कमिटमेंट की थी वो पूरी की नहीं की। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहाँ के लोग मेरिट को नहीं देखते, झूठे स्लोगन्स पे जाते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 200 अरब डॉलर, 100 अरब मुंह पे मारेंगे, 100 अरब मुल्क की तरक्की पे डालेंगे और 3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। जो कीमतें 3.5 साल में 105 रुपये डॉलर या 109 रुपये डॉलर 185 पे पहुंच गया। जो चीनी 40 रुपए थी वो 80-85 पे पहुंच गई। जो चीजें 1 रुपए थी वो 2 रुपए की हो गई। कोई कमी नहीं आई। आपको सब पता है, अगर आपको नहीं है तो सर्वे कर लो उन चीजों स्लोगन से जो हमने कमिटमेंट की कि लोगों को जो तबाहियां हुई हैं 2011-12 में लोगों को सेटल करेंगे। अभी भी इस सैलाब में भी जो तबाही हुई है, सिवाय सिंध हुकूमत के पंजाब में 0% भी प्रोग्रेस नहीं हुई। हमने रात दिन लगाए, शहबाज शरीफ भी सिंध में आते रहे, हम पकड़ के लाते थे कि चलो सिंध में, और वो चलते थे और देखते थे। आज सिंध में तकरीबन 1 लाख घर से ज्यादा घर लोगों को बन के मिल चुके हैं। 2 लाख घर जो है वो लोगों के बन रहे हैं। टोटल 30 लाख घर हमें बनाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की कॉल और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, जो 5 ममालिक है उनमें पाकिस्तान शामिल होता है और 25 करोड़ की पॉपुलेशन पाकिस्तान की। ऐसे में जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, उन्होंने बजाय इसके कि हम एक सही डायरेक्शन में इस मुल्क को लेकर चलते, हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का फुकदान और उस पॉलिसीज़ के फुकदान की वजह से जो इंटरनेशनली एक इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान आउट ऑफ 190 कंट्रीज़ 161वें नंबर पर आता है। तो एक बहुत बड़ा बहरान इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी तरक्की या ह्यूमन डेवलपमेंट का इस वक्त हम देख रहे हैं। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो कह रहा है कि एक फोर्स कर रहा है कि एक बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान के अंदर खड़ा है। और इस मुल्क में 5 से 16 साल की उम्र के तकरीबन 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और साथ ही साथ हमारी तकरीबन 40% आबादी जो है वो पाकिस्तान की नाखानदा है। तो ये जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, ये कितना बड़ा खुदा न खास्ता बोझ बन सकता है और बन रहा है इस वक्त। इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। खुर्रम अब्बास साहब माहिर कानून इस वक्त लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया। कितना सिवियर है इस वक्त ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी तरक्की का एक बहरान जो है, ये जितनी भी लोग हैं पाकिस्तान की आबादी, ये एक बहुत बड़ा जो है एक लायबिलिटी बन सकती है खुदा न खास्ता अगर सही पॉलिसीज़ नहीं अपनाई गई तो। देखिए, ये जो बहरान है ये इतना संगीन है कि इसके ज़लज़ले के झटके अभी भी फील होने शुरू हो गए हुए हैं। हम बस उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हम उन झटकों के आदी हो गए हैं। बल्कि ये एक आतिशफिशा है जिसके दहाने पर हम बैठे हैं और ये किसी वक्त भी फट सकता है। अब बात ये है कि आपने जो बात फरमाई है, मैं थोड़ा सा इसे सादा लफ्ज़ों में यूँ बयान करना चाहूँगा। 1976 में दुनिया में सबसे पहली इकोनॉमिक्स के ऊपर एक वेल डिसिप्लिन्ड बुक लिखी गई थी एडम स्मिथ की तरफ से, जो कि दुनिया में फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स समझा जाता है। जिसके बाद इकोनॉमिक्स ने एक सेपरेट एजुकेशन में और अदरवाइज एक डिसिप्लिन की शक्ल इख्तियार कर ली। उसकी किताब का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी किताब का टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। हम उसे सादा तरीके से दौलत अक़वाम बोलते हैं। तो उसकी किताब 5 बुक्स का एक मुरक्का है और उसने पूरी बड़ी डिटेल से इंक्वायरी की है कि दुनिया में जो अक़वाम की असल दौलत होती है वो क्या होती है। तो उसकी किताब का नतीजा ये है, जो उसने निचोड़ दिया वो ये था
कि किसी भी कौम के लोगों की स्किल और डेक्सटेरिटी, उसके लोगों की लेबर का एक्सपर्ट होना, ये उस मुल्क के असल दौलत होती है, ना कि सोने और चांदी के ढेर इकट्ठे करना। सोने और चांदी और फॉरेन, इस तरह के फॉरेन रिजर्व्स में उनकी दौलत नहीं होती, ये वो दौलत है जो खर्च हो जाती है। लेकिन जो दौलत उसने बताई है, लोगों का एक्सपर्ट होना, वो ऐसी दौलत है जो दौलत, बहुत सारी दौलतें हैं उनकी माँ है। तो ये आपके सामने ऐसा नजरिया था। आपके सामने चाइना की मिसाल है, आपके सामने जापान की मिसाल है, इन कौमों की मिसाल है हमारे सामने। हमारे सामने पूरी डेवलप्ड जो दुनिया है उसकी डेवलपमेंट। देखिए 250 साल हो गए इस नजरिए को, आज तक कोई मुआशियात का मुफक्किर और दानिशमंद इससे डिफर नहीं कर सकता, इससे डिसएग्री नहीं कर सका, बल्कि जिन कौमों ने तरक्की की है इसी पैटर्न पर चल के की है। हमारे मुल्क में ये अलमिया हुआ है कि हमारे मुल्क में 75 ईयर्स में हमने अपने लोगों को स्किल्ड नहीं किया, एक्सपर्ट नहीं किया, हमने उनको वो सर्विसेज नहीं दी जो अपने मुल्क से बाहर वो बेचें और मुल्क में एक ज़र मुबादला लाएं। आप तो और वो दौलत और एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बुनियादी तालीम लोगों को नहीं मिली है। आप कौन से माहौल की बात कर रहे हैं? यहाँ तो बेसिक एजुकेशन जो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि 5 से 16 साल तक की या 15 साल तक की उम्र की जो बेसिक एजुकेशन है वो रियासत फराहम करेगी, यहाँ तो वो चीज़ नहीं होती। आपने ये बजा फरमाया है, लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर बुनियादी तालीम देंगे, उसके बाद बाकी की जो तालीमात है वो हासिल करेगा, एजुकेशन, फिर हायर क्वालिफिकेशन में जाएगा। जब वो एक एजुकेशन बेस्ड डिग्री भी ले लेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं लॉयर हूं, मगर लॉयर बनने के बाद, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे हम लॉयर्स को कुछ स्किल्स सीखना होती हैं कि किस तरह अपना केस ड्राफ्ट करना है, किस तरह उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है, किस तरह अपने क्लाइंट को डील करना है। देखिए ये बहुत सारी जो भी एजुकेशनल लाइन भी है वो भी ले जाते हुए अपने आप को ट्रांसलेट कर लेती है इनटू अ स्किल, वो स्किल की और एक्सपर्टीज की शक्ल इख्तियार कर लेती है। खुर्रम साहब कि हम बात करते हैं कि हर चीज़ विफाक के ऊपर डालते हैं, सरकार के ऊपर डालते हैं, बट 18वीं आईनी तरमीम के बाद डिवॉल्व हो गई ना, मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई, वसाइल जो हैं वो सूबों को मुंतकिल हुए, तो सूबों ने भी इस मामले, इन चीज़ों में काम नहीं किया, हेल्थ के ऊपर काम नहीं हुआ, एजुकेशन के ऊपर काम नहीं हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें होना थी। ये तो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट नहीं हुआ, फिर इसका मतलब है डिवॉल्व। आपकी बिल्कुल बात ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये एक हमारे मुल्क की मुआशी ज़रूरत थी, यकीन कीजिए ये हमारे मुल्क की आइनी और कानूनी ज़रूरत भी थी। वो इस लिहाज से कि आइन का आर्टिकल 25A ये वादा करता है अवाम पाकिस्तान के साथ कि रियासत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 5 से 16 साल के बच्चों को खुद फ्राहम करेगी, फ्री फ्राहम करेगी। तो हमने तो ये अपना कानूनी और आइनी वादा भी हमारी रियासत और हमारी हुकूमतों ने पूरा नहीं किया, और उसके नतीजे में जो हमारे यहाँ एक डीप एंड साइलेंट ह्यूमन क्राइसिस पैदा हुआ है वो अपनी ज़ात पिछा है। देखिए 2 ही तरीके हैं जिनसे आप तरक्की कर सकते हैं, या आप तरक्की करने की कोशिश, अगर आप हुक्मरानों से रहमदिली और रेफॉर्मेटिव हो जाने की, सच्चे दिल से रेफॉर्मेटिव हो जाने की तवक्को करते हैं, तो मुझे दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। सारी दुनिया के हुक्मरान ऐसे नहीं होते, ना ऐसे चलते हैं। होता यूँ है कि कई कौमों के हुक्मरान यूँ करते हैं कि वो अपने मुल्क को डेवलप करते हैं, उसके प्रॉफिट्स में इजाफा करते हैं और उस प्रॉफिट्स में से अपना हिस्सा एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। सभी हुक्मरानों ने एक्सप्लॉइट करना होता है, लेकिन हमारे मुल्क में अलमिया यह है कि हमारे मुल्क में कहते हैं लंबा और मुशक्कत भरा रास्ता ना अपनाएं, सीधा सीधा लूटमार करें और यहां से निकल जाएं। इसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप लूटमार होती है और वो सारा मालो दौलत जो लोगों की डेवलपमेंट पर लगना था नहीं लगता, तो गुर्बत तो होती है लेकिन उसके साथ जहालत कपल्ड हो जाती है। ये 2 चीजें ऐसी हैं, 2 वायरस ऐसे हैं, जब ब्लेंड करते हैं तो बहुत खौफनाक है। सो मेनी इश्यूज जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज, शॉर्टकट्स गवर्नमेंट किस तरीके से करती हैं, हुक्मरान किस तरीके से करते हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है और उसके नताइज क्या क्या ये कौम भुगत रही है और किस तरह से भुगत रही है। इंतहाई अहम इशू जिस पे हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम अब्बास साहब लाहौर स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन इस मौजू को आगे में यकीनन हम और उठाएंगे क्योंकि ये बहरान बहुत संगीन बहरान है जो आगे आने वाला है। खुदा न खास्ता अगर इस वक्त हमने पॉलिसीज़ को सही सिमत में नहीं लेकर आए तो ये एक बहुत शदीद बहरान हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।